देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। गोदी मीडिया और कॉरपोरेट पत्रकारिता के इस युग में निडर, बेबाक और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करने के लिए आप सत्यहिंदी.com के ग्राहक सदस्यता अभियान से जुड़े और इसके लिए आप इस खबर के डिस्क्रिप्शन पर जाएं और वहां लगे हुए लिंक को क्लिक करें। आज एक महत्वपूर्ण सवाल मैं ये उठाना चाहता हूं कि क्या हम चीन से कुछ सीखेंगे? क्या हमारी सरकार, क्या नरेंद्र मोदी सरकार चीनी सरकार से, चीनी प्रशासन से, और क्या हमारे यहाँ के अर्थव्यवस्था को देखने संभालने वाले लोग चीनी अर्थव्यवस्था के लोगों से कुछ सीखेंगे? यह सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि चीन ने जुलाई से सितंबर की तिमाही में 4.9% का ग्रोथ रजिस्टर किया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात इसलिए है कि पूरी दुनिया कोरोना के चपेट में है। पूरा यूरोप, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, एशिया, तमाम देश अभी शून्य या उसके आसपास या उसके नीचे ग्रोथ रेट दर्ज कर रहे हैं। और चीन के बारे में भी यही कहा जा रहा था कि चीन भी उस चपेट में है। लेकिन जो रिसेंट 3 महीने का रिजल्ट आया है उसमें चीन न कि सिर्फ पॉजिटिव ग्रोथ है बल्कि 4.9% यानी लगभग 5% का ग्रोथ रजिस्टर किया है। ये IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उस अनुमान को सही ठहराता है जहां अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह कहा था कि पूरे साल में 1.9% GDP ग्रोथ रजिस्टर होगा और उस तिमाही में 5% GDP ग्रोथ रजिस्टर होगा। यानी चीनी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई है। हम इसे यह भी कह सकते हैं कि कोरोना महामारी से, कोरोना संकट से दुनिया का कम से कम एक देश, कम से कम एक अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी है और वो है चीन की अर्थव्यवस्था। यह महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि चीन वो देश है जहां से कोरोना महामारी के संकट की शुरुआत हुई थी। आपको याद होगा कि चीन के वुहान शहर में सबसे पहले कोरोना का मामला पाया गया था और वो संक्रमण फैलते फैलते पूरे देश में फैल गया। सबसे पहले वुहान में लॉकडाउन हुआ था और उसके बाद चीन के बहुत बड़े इलाके में आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई। आज की स्थिति यह है कि वुहान बिल्कुल पटरी पर लौट चुका है, आर्थिक गतिविधियां सामान्य हो चुकी हैं। वहाँ के सारे जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो खुल चुके हैं, लाइब्रेरीज खुल चुके हैं, स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं, वहाँ के रेस्तरां बूमिंग बिजनेस कर रहे हैं। लोगों को बाहर खड़े होकर इंतजार करना पड़ रहा है रेस्तरां के अंदर जाने का। और ये वो वुहान है जहां से कोरोना की शुरुआत हुई थी। कैसे हुआ ये? कैसे हुआ यह हमें देखना पड़ेगा, यह हमें समझना पड़ेगा। और चीनी अर्थव्यवस्था के अंदर की चीज़ों को, जो उसके इंटरनल नुआंसेज हैं, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। बहुत आसान है। चीन ने कैसे किया? चीन ने ऐसे किया कि चीन इस दौरान भी अपने एक्सपोर्ट को उसने मेंटेन रखने की कोशिश की। उसके 2 तरीके। एक, चीन ने कोरोना से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं, जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, जैसे उससे जुड़ी हुई सैनिटाइजर है, दवाएं हैं और हेल्थ केयर की दूसरी चीज़ें हैं जो कोरोना से फाइट करने में मदद करती है, मास्क है, ये तमाम चीज़ें चीन ने बहुत बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन किया और पूरी दुनिया को बांटा, पूरी दुनिया को बेचा उसने, जिससे उसका एक्सपोर्ट होता रहा। ये बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन इससे यह संकेत गया कि चीन अभी भी एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था अवसर, यानी इस कोरोना संकट में भी अवसर। हम तो उस अवसर का फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन चीन उठा ले गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो चीन का इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है उसका एक्सपोर्ट बरकरार रखा। इससे भी चीन को पैसे मिले। इसका नतीजा यह हुआ कि चीनी सरकार ने, चीनी एडमिनिस्ट्रेशन ने इंपोर्ट पर बल दिया। नतीजा यह हुआ कि चीन ने इंपोर्ट ज्यादा किया। जैसे चीन ने अमेरिका से जो चीजें चीन लिया करता था, वो मलेशिया से पाम ऑयल लेता था, उसने ज़्यादा लिया। वो ब्राज़ील से मक्का कॉर्न लेता था, वो भी उसने ज़्यादा लिया। वो अमेरिका से पोर्क, सुअर का मांस इंपोर्ट करता था, वो उसने पहले से ज़्यादा किया। यानी चीन ने इंपोर्ट बढ़ाया, पैसे लगाए, चीन ने एक्सपोर्ट बढ़ाया। इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बढ़ने से क्या हुआ कि चीन का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक रहा और चीन में जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो चल पड़े। नंबर 2, चीन में ये हुआ कि जो उसके बड़े पैमाने पर
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम जारी रखा। चीन के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काम हो रहा है, चीन के बाहर भी हो रहा था। स्थिति यह थी कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया के कई देशों में चीन के इंजीनियर सड़कें बना रहे थे, पुल बना रहे थे, ब्रिज बना रहे थे, तमाम तरह के काम कर रहे थे। थोड़ी कमी आई, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। चीन ने जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम जारी रखा, इससे हुआ ये कि वहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, स्टील, सीमेंट, आयरन, दूसरे तरह के उत्पाद, इस सबको बल मिला और रोजगार मिला, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, जॉब क्रिएट हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि चीन की आर्थिक गतिविधियां लौट आई। इसका संकेत उसे सबसे पहले तब मिला जबकि उसके जो कोस्टल इलाके हैं, जो उसके सी पोर्ट्स हैं, उसके आसपास के इलाकों में खपत बढ़ी, मांग बढ़ी, लोग पैसे खर्च करने लगे, स्पेंडिंग बढ़ा। और इसके अलावा जो उसके एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं, वहाँ स्पेंडिंग बढ़ा। आज नतीजा ये है कि चीन में सब जगह मांग है, खपत है, स्पेंडिंग है। और ये सिर्फ एक दो प्रांतों तक सीमित नहीं है, लगभग पूरा चीन इस पर लौट रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि शेंजन, हांगकांग के जो स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ के शेयर बाजार है, जिसे अब इंडिकेटर कहते हैं इस इकोनॉमिक एक्टिविटी का, वो आगे बढ़ा। और उनके जो संवेदनशील सूचकांक है, उनके सेंसेक्स हैं, वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते चलेंगे। यानी चीन लौट चुका है, चाइना इज बैक। कैसे, ये आपको मैंने बताया। अब सवाल ये उठता है कि हमारे लिए क्या है, हमें इससे क्या मतलब। चाइना इज बैक इज ओके, बट हाउ डू वी लर्न फ्रॉम चाइना। चीन से हम क्या सीख सकते हैं। मैं यहाँ दो एक उदाहरण दूंगा, बहुत संक्षेप में कम समय में समझाने की कोशिश करूंगा। हमारी सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का एक कोरोना इकोनॉमिक पैकेज का अनाउंस किया। उसमें से 18 लाख करोड़ बैंक गारंटी के रूप में थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर मांग नहीं निकलेगी, खपत नहीं होगी, तो कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, सर्विस सेक्टर का आदमी हो, कोई भी हो, वो एक्सपेंशन क्यों करेगा, वो बैंक से कर्ज क्यों लेगा, कैसे लेगा, वो बैंक से कर्ज करेगा क्या। वो बैंक से कर्ज तब लेगा जबकि उसके अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में उसका फायदा मिलेगा। वो तब होगा जबकि स्पेंडिंग होगी, वो तब होगा जबकि डिमांड होगा, कंजम्पशन होगा। वो नहीं है, और इसलिए वो 18 लाख करोड़ रुपया का जो क्रेडिट गारंटी है, उसका कोई भी नतीजा, भारतीय अर्थव्यवस्था को कोई भी फायदा नहीं मिला। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकार ने कुछ अच्छे काम किए, जैसे उसने लोगों के अकाउंट में सीधे पैसे डाले, किसानों को सीधे पैसे दिए, मनरेगा में बहुत बड़ा जॉब निकला, अब मनरेगा से लोगों को पैसे मिले, इससे थोड़ा सा सपोर्ट मिला। लेकिन सपोर्ट इतना नहीं था कि पूरी अर्थव्यवस्था को पुश करे, पूरी अर्थव्यवस्था को धक्का देकर पटरी पर ला सके। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि कुछ घंटे पहले एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई है, और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्रीय सरकार के 30 लाख नॉन गजेटेड लोगों को बोनस मिलेगा, जिसमें सरकार लगभग 3400 करोड़ रुपया खर्च करेगी। इसके पहले सरकार ने LTC की स्कीम एक दी थी, जिसमें तकरीबन 5,500 करोड़ रुपया खर्च होना था। सरकार ने त्योहारों के मौके पर कुछ लोन देने की बात कही थी। ये कुल मिला के अगर वो LTC लोन और ये जो अभी जो सरकार ने जो आज अनाउंस किया है बोनस, इन सारी चीज़ों को हम जोड़ देते हैं तो लगभग 15,000 करोड़ रुपया इंडियन इकोनॉमी में सरकार डालेगी। अब सवाल ये उठता है कि 15,000 करोड़ रुपया क्या है, ऊंट के मुंह में चीरा, नथिंग। 15,000 करोड़ से क्या होता है, जब 18 लाख करोड़ रुपया से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपने गलत स्कीम का अनाउंस किया था, क्योंकि आपने गलत चीज़ों का अनाउंस किया था, तो अब 15,000 करोड़ कौन पूछता है, 15,000 करोड़ से क्या होगा। तो इसलिए हमें चीन से सीखना चाहिए, हमें स्पेंडिंग बढ़ाना चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर पैसा खर्च करना चाहिए, हमें अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ाना चाहिए, हमें चीन से सीखना चाहिए। लेकिन चीन से सीखने की बात तो करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि चीन के साथ हमारे तनाव हैं, चीन के साथ हमारे रिलेशन खराब है, चीन के साथ हमारे सीमा पर विवाद है, तो चीन से हम क्यों सीखेंगे, नहीं सीखना चाहिए हमें। तो ये बात मैं कह रहा हूँ, मैं फिर से एक बार कहूँगा, बात सिर्फ अर्थव्यवस्था की हो रही है। चाइनीज इकॉनमी बैक ऑन ट्रैक, इंडियन इकॉनमी इज नॉट। सो हमें चीन से सीखना चाहिए और हमें ये जानने की समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी इकॉनमी को कैसे पटरी पर ला सकते हैं। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे
नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।